पीहू को मार देंगे। ये सुनते ही हीर के सिर में दर्द हो गया। वह तो पहले ही रो रो कर बुरी हालत में थी, ऊपर से उसने सरफराज और नैना को देखा तो उसकी तो दिल की धड़कन जैसी रुक से ही गई। नैना ने इस बार थोड़ा गुस्से में कहा, हीर इसे पियो वरना मैं अभी के अभी तुम दोनों माँ बेटी को गोली मार दूंगी। हीर तो हैरानी से नैना को देख रही थी, तो नैना बोली, अब तक तो तुम्हें हर्षवर्धन ने बता दिया होगा कि पीहू मेरी बेटी नहीं है, तो अब मेरी तरफ ऐसे मत देखो जैसे तुम जानते नहीं हो कि पीहू मेरी बेटी नहीं है। मैं पीहू को मारने में सेकंड नहीं लगाऊंगी। एक फ्लैट आगे, हीर की आंखों में तो आंसू गिरते जा रहे थे, लेकिन वह इतना समझ गई थी कि अगर उसे पीहू को बचाना है तो खुद जहां पीना होगा। हीर ने एक नजर पीहू को देखा जो डरी सहमी हीर को ही देख रही थी। हीर ने पीहू के माथे पर किस करके कहा, पीहू मैं चली जाऊंगी ना तो डैडी का ख्याल रखना, डैडी को खूब सारा प्यार करना, डैडी को रोने मत देना। पीहू को भी इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पीहू सिर्फ 4 साल की थी, उसे तो डर के मारे रोना भी नहीं आ रहा था, वह तो बस हीर से चिपकी हुई थी। नैना ने हाथ बांधकर कहा, अगर माँ बेटी का ड्रामा हो गया हो तो ये जहर पी लो और अगर नहीं पीना तो मैं अभी तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को गोली मार दूंगी। हीर ने जहर की बोतल अपने मुंह से लगा ली और देखते ही देखते पूरा जहर पी लिया। हीर को चक्कर आए और वह जमीन पर गिर गई और थोड़ी ही देर में उसके मुंह से खून आने लगा। सरफराज और नैना ने एक नजर हीर को देखा और फिर सरफराज बोला, चलो नैना अब ये तड़प तड़प का मर जाएगी। सरफराज ने वहां खड़े हुए सारे बॉडीगार्ड का इशारा किया और वह सारे बॉडीगार्ड सरफराज और नैना के पीछे पीछे चले गए। वही पीहू हीर के पास बैठकर रोने लगी। डैनी ड्राइव कर रहा था और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। फोन वरदान का था। डैनी ने फोन रिसीव किया। डैनी ने बिना वरदान की बात सुन कहा, सर रास्ते में हूँ, अभी आ रहा हूँ। तभी वरदान ने कहा, तुम हॉस्पिटल आ रही हो? इस पर डैनी ने कहा, हाँ सर। वरदान बोला, लेकिन तुम हॉस्पिटल क्यों आ रहे हो? ये सुनते ही डैनी की आंखें बड़ी हो गई और उसने यू टर्न ले लिया और अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। डैनी फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था, वही वरदान फोन पर हेलो हेलो कर रहा था, लेकिन डैनी ने फोन बिना काटे गाड़ी की बैक सीट पर फेंक दिया था। कुछ ही देर में डैनी ने गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोकी। डैनी ने बाहर का नजारा देखा तो उसकी आंखें खुली के खुली रह गई। जहां 10-12 बॉडीगार्ड खड़े थे वहां कोई भी नहीं था। डैनी भागता हुआ घर के अंदर गया तो उसकी आंखें फटने को तैयार थी। डैनी ने हीर को फर्श पर लेटे हुए देखा और उसके मुंह से खून आ रहा था और वही पीहू चुपचाप बैठी हुई रो रही थी। डैनी ने वक्त नहीं गवाया और भागता हुआ हीर के पास गया। डैनी ने हीर को गोद में उठा लिया और पीहू को देखकर बोला, पीहू कुछ नहीं होगा चाची को, चाची ठीक हो जाएंगी। इतना कहकर डैनी हीर को गोद में ही बाहर ले आया और उसने हीर को गाड़ी में बैठा दिया। फिर जल्दी से पीहू को भी गाड़ी में बैठा दिया और खुद गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। डैनी ने गाड़ी डबल स्पीड से दौड़ा दी और कुछ ही देर में हीर को लेकर हॉस्पिटल आ गया। डैनी ने डॉक्टर का वेट नहीं किया बल्कि हीर को गोद में उठा लिया और पीहू को देखकर बोला, पीहू मेरे पीछे पीछे आओ। पीहू भी रोती रोती डैनी के पीछे पीछे चली गई। डैनी ने जैसे तैसे हीर को अस्पताल में एडमिट करवा दिया। डैनी को अब दृष्टि की फिक्र होने लगी। डैनी ने सबको फोन किया लेकिन किसी ने डैनी का फोन रिसीव नहीं किया। आखिरी में डैनी का फोन राजवीर ने रिसीव कर लिया। डैनी ने सारी बात राजवीर को बता दी। राजवीर ने कुछ ही मिनट में कुछ बॉडीगार्ड का अरेंजमेंट किया और राजावत हाउस भेज दिया। राजवीर ने एक नजर रूही को देखा जिसे होश आ गया था, लेकिन रूही राजवीर से नजर चुरा रही थी। राजवीर को कुछ गड़बड़ तो लग रही थी, लेकिन फिर उसे लगा शायद रूही सबको लेकर परेशान है। राजवीर ने कहा, रूही सब ठीक हो जाएगा। रूही की नजर राजवीर के पैर पर गई, जहां से हल्का सा खून निकल रहा था। राजवीर ने अपने पैर की चोट पर ध्यान ही नहीं दिया और रात से ही भाग दौड़ कर रहा था। राजवीर ने कहा, रूही चलो घर चलते हैं। रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर रूही को लेकर घर आ गया। इस बीच न तो राजवीर ने रूही से ज्यादा बात की और न ही रूही ने एक बार भी राजवीर से बात करने की कोशिश की। राजवीर ने रूही को दिलासा देते हुए कहा, रूही परेशान होना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है।
तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं हुआ। राजवीर ने रूही को सही सलामत मेंशन पहुंचा दिया। राजवीर ने रूही को देखकर कहा, रूही कुछ दिनों में विराज भी डिस्चार्ज हो जाएगा। शिवाय को डिस्चार्ज होने में टाइम लगेगा, तब तक इस घर की जिम्मेदारी तुम संभालो। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, चाची भी एडमिट है। ये सुनते ही रूही की आंखें बड़ी हो गई। रूही ने कहा, चाची को क्या हुआ? इस पर राजवीर ने रूही को सब कुछ बता दिया। जैसे जैसे राजवीर बोल रहा था, रूही के दिल की धड़कनें और ज्यादा तेज भाग रही थी। राजवीर ने एक बार फिर रूही को दिलासा देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम खुद को संभालो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। राजवीर वहाँ से चला गया और रूही जहाँ खड़ी थी वहीं बैठकर रोने लगी। वही राजवीर अपनी चोट की परवाह किए बिना अस्पताल पहुंचा। सभी वही अस्पताल में एडमिट थे, लेकिन डैनी ने हीर को राजावत हाउस के पास वाले अस्पताल में एडमिट करवाया था। राजवीर डैनी के पास पहुंचा। हीर का ट्रीटमेंट चल रहा था। राजवीर और डैनी दोनों का दिमाग खराब था। डैनी ने राजवीर को बता दिया कि पैंथर का कॉल आया था और उसने ही उसे वहां से जाने के लिए कहा था। ये सुनकर राजवीर का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। राजवीर ने अपना फोन निकाला और पैंथर को कॉल किया, लेकिन पैंथर का फोन लग नहीं रहा था। डैनी ने राजवीर को देखकर कहा, मैं सुबह से कई बार ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन पैंथर का फोन लग ही नहीं रहा। राजवीर ने कहा, कहीं पैंथर किसी मुसीबत में तो नहीं? डैनी बोला, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये भी हो सकता है उसे कोई मजबूर कर रहा हो। राजवीर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, पता नहीं क्या हो रहा है। भगवान करे पैंथर ठीक हो। राजवीर ने फिर डैनी को देखकर कहा, डैनी तुम पीहू को लेकर मेंशन चले जाओ, मैं यहाँ चाची के साथ हूँ। पीहू तो चुपचाप बेंच पर बैठी हुई रो रही थी। राजवीर पीहू के पास गया। उसने पीहू को गोद में उठा लिया और उसे बहुत सारा प्यार करके कहा, मेरी पीहू वीक नहीं है, पीहू तो बहुत स्ट्रांग है। पीहू अभी डैनी अंकल के साथ मेंशन जाएगी, वहाँ पर रूही बुआ के साथ खाना खाएगी। पीहू ने रोते रोते राजवीर को गले लगा कर कहा, राजवीर मम्मी ठीक हो जाएगी ना? राजवीर ने पीहू के गाल पर किस करके कहा, पीहू की मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं पीहू की मम्मा को लेकर मेंशन आ जाऊंगा, अभी आप डैनी के साथ मेंशन चले जाओ। पीहू ने हाँ में गर्दन हिला दी। डैनी ने पीहू को गोद में ले लिया। डैनी पीहू को लेकर चला गया और वही राजवीर के चेहरे पर गुस्सा आ गया। थोड़ी देर बाद हीर के कमरे से एक डॉक्टर बाहर आया। राजवीर ने डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर ने कहा, मिसेज रघुवंशी की किस्मत काफी अच्छी है कि वह बच गई, वरना इस जहाज से बचना मुश्किल था। सही वक्त पर इन्हें यहाँ लाया गया है। अगर कुछ और सेकंड लेट हो जाती तो बचना मुश्किल था। अभी बेहोश है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। राजवीर ने कहा, डॉक्टर आपसे एक रिक्वेस्ट है। डॉक्टर ने हैरानी से राजवीर को देखा और राजवीर ने कहा, डॉक्टर श्रीमती रघुवंशी यहाँ एडमिट हुई थी, इस बारे में आप किसी से कोई जिक्र नहीं करेंगे। मिसेज रघुवंशी को जहर दिया गया था, ये बात आप किसी से नहीं कहेंगे। मिसेज रघुवंशी बच गई, इसका जिक्र भी आप किसी से नहीं करेंगे। आप अभी के अभी यहाँ से रिजाइन करेंगे और किसी दूसरे शहर में जाकर सेटल होंगे। डॉक्टर तो हैरानी से राजवीर को देख रहा था। डॉक्टर को हैरानी से देखता हुआ देख राजवीर ने फिर कहा, मैं आपको 2 करोड़ रुपए देता हूँ, आप इस शहर छोड़कर चले जाए और किसी से मत कहना कि आपने मिसेज रघुवंशी का ट्रीटमेंट किया था। डॉक्टर को भी लालच आ गया और तभी राजवीर ने कुछ ही देर में उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। हर्षवर्धन ने राजवीर को कुछ राइट दिए थे कि वह अपने हाथ से कंपनी के अकाउंट से किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकता है, और राजवीर ने आज अपने राइट का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर को 2 करोड़ में खरीद लिया था। राजवीर जानता था अगर हीर के जिंदा होने की बात बाहर आई तो हो सकता है दोबारा से अटैक हो जाए। राजवीर अब हरकत में आ गया था और उसने सारे अटैक रोकने की कोशिश शुरू कर दी थी। डॉक्टर वहां से चला गया। राजवीर कमरे में गया। उसने हीर को देखा, हीर अब भी बेहोश थी। राजवीर ने आसपास की दवाइयां को देखा और उसमें से एक प्रिस्क्रिप्शन का पेपर उठाकर जेब में रख लिया और फिर हीर को गोद में उठाकर उस अस्पताल से बाहर आ गया। राजवीर ने हीर को गाड़ी की बैक सीट पर लेटा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। राजवीर हीर को लेकर वहां से चला गया। राजवीर इस बीच पैंथर को बार बार कॉल कर रहा था।
लेकिन पेंथर का फोन मिल नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ पेंथर पूर्वी को लेकर एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था। पूर्वी की आंखों में आंसू थे। पेंथर ने पूर्वी को देखकर गुस्से में कहा, पूर्वी, तुम्हारे रोने से मैं संभल नहीं जाऊंगा। तुम्हें बचाने के चक्कर में मैंने कितना कुछ खो दिया। तुम्हें नहीं पता, अब मैं तुम्हें एक और मिनट अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ से चली जाओ और पेंथर नाम का कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में आया था भूल जाना। पूर्वी को बैट लगी थी, इसलिए उसने खुद को एक शॉल से कर किया हुआ था। उसकी आंखों में बेतहाशा आंसू थे। वह पेंथर को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। लेकिन पेंथर वह तो खुद ही टूटा हुआ था, तो पूर्वी को कैसे संभालता। पूर्वी भरे गले से बोली, ऐसा मत कहो पेंथर, हम साथ में भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तुम मुझे बेंगलुरु मत भेजो, मैं यही तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। पेंथर ने ना में चिल्लाकर कहा, तुम्हें अपने पास रखने के चक्कर में मैंने पाप कर दिया। दिव्यांश सर पहले ही दृष्टि भाभी के लिए इतना तड़पते हैं और मैं उनकी तड़प को और बढ़ा कर आ गया। उनके बच्चे को गाली दे दी, दृष्टि भाभी को अपने हाथों से जिंदा लाश बनाकर आ गया, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाऊं। आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। चली जाओ मेरी जिंदगी से और वापस पलटकर मेरी तरफ मत देखना। पूर्वी ने एक बार फिर नामे गर्दन हिला दी, तो पेंथर ने और ज्यादा गुस्से में कहा, तुम जानती हो तुम्हें कहाँ से बचा कर लाया हूँ। अगर ये सब नहीं करता तो वह लोग तुम्हें जान से मार देते। अभी तुम मेरे सामने जिंदा नहीं खड़ी होती। मेरा दिमाग खराब मत करो पूर्वी। थोड़ी देर में तुम्हारी फाइट अनाउंस हो जाएगी और चुपचाप बिना किसी ड्रामे के यहाँ से चली जाना। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना। मेरा इंतजार मत करना, क्योंकि मैं अब कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैंने जो अपने बुरे कर्म किए हैं, अपने बुरे कर्म को खत्म नहीं कर सकता, सिवाय पछतावे के मेरे हाथ लगा ही क्या। मैं तो इस लायक भी नहीं कि दिव्यांश सर के सामने जा सकूं। पूर्वी मना करती रही और तभी पूर्वी की फ्लाइट अनाउंस हो गई। पेंथर ने पूर्वी को उंगली दिखाकर कहा, अगर किसी एक पल भी तुमने मुझे अपने लिए पसंद किया हो, किसी एक पल भी मेरे साथ फ्यूचर देखा हो, किसी एक पल भी मेरी वजह से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आई हो, तो तुम्हें उस पल की कसम, चली जाओ यहाँ से और वापस मत आना। मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई तुम्हें किडनैप कर ले और मुझे रघुवंशी फैमिली में कुछ गलत करने के लिए मजबूर कर दे। चली जाओ यहाँ से। पूर्वी की आंखों में आंसू थे और पेंथर की आंखों में भी। पूर्वी ने एक बार फिर पेंथर को देखा और फिर वहां से चली गई। पेंथर पूर्वी को जाते हुए देख रहा था। पूर्वी जब चली गई तो पेंथर वापस से पार्किंग में आया और उसने गुस्से में अपना हाथ बोनेट पर मारना शुरू कर दिया। पेंथर तब तक बोनेट पर अपना हाथ मारता रहा जब तक बोनेट पिचक नहीं गया। फिर पेंथर वहीं बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा। पेंथर थोड़ी देर बाद जैसे तैसे खड़ा हुआ और उसने अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। पेंथर वहां से चला गया। पेंथर ने अपनी गाड़ी एक सुनसान सी सड़क पर रोक दी। पेंथर उस सुनसान सी सड़क पर बाहर आकर खड़ा हो गया। पेंथर की आंखें लाल हो गई थी। पेंथर को देखकर लग रहा था जैसे वह जीना नहीं चाहता। पेंथर ने अपनी आंखें बंद की और पिछले कुछ घंटे में उसने जो कुछ भी किया था, वो सब एक एक करके उसकी आंखों में आने लगा। पेंथर ने अपनी आंखों से दिव्यांश की तरफ देखी थी। पेंथर ने देखा था कि दिव्यांश ने आज तक किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया, लेकिन दृष्टि एक ऐसी लड़की थी जिसे लेकर दिव्यांश हमेशा एक साइड रहता था। दिव्यांश रिया से शादी तो कर रहा था, लेकिन शायद कहीं ना कहीं रिया से इतनी गहराइयों से प्यार नहीं करता था जितना उसने दृष्टि से किया था, और शायद इसी के चलते भगवान ने रिया और दिव्यांश का साथ नहीं लिखा, और अब जब दिव्यांश को उसकी दृष्टि मिल गई तो पेंथर ने सब कुछ खराब कर दिया। लेकिन गलती तो पेंथर की भी नहीं थी। या तो वह अपनी आंखों के सामने पूर्वी को मरते हुए देख लेता, या फिर दृष्टि और दिव्यांश के प्यार को मार देता, और पेंथर ने वही किया, दृष्टि और दिव्यांश के प्यार को मार दिया। ये सोच सोचकर पेंथर की हालत और ज्यादा बुरी हो रही थी। अचानक ही पेंथर ने अपनी आंखें खोली और अपनी गाड़ी का गेट ओपन किया। पेंथर ने उसमें से एक गन निकाली और उसे अपने माथे पर पॉइंट कर लिया। वहीं दूसरी तरफ शाम होने को आ गई थी, लेकिन अभी तक आर्या को होश नहीं आया। वंशिका का रोकर बुरा हाल था और वरदान वंशिका को संभाल रहा था। तभी अचानक से 2-3 डॉक्टर आर्या के कमरे में चल गए, जिसे देखकर वंशिका को घबराहट हो गई।
वरदान भी हैरान था कि अचानक से 2-3 डॉक्टर आर्या के पास क्यों जा रहे हैं, जबकि आर्या तो सिर्फ बेहोश थी। करीब 1 घंटा ट्रीटमेंट करने के बाद 3-4 डॉक्टर आर्या के कमरे से बाहर आए। वरदान ने हैरानी से डॉक्टर को देखा तो एक डॉक्टर ने अपना मास्क उतार कर कहा, मिस्टर राजावत। वरदान ने कहा, हाँ मैं सुन रहा हूँ, कहिए डॉक्टर, मेरी बेटी को क्या हुआ है? वो तो सिर्फ बेहोश थी ना, उसे क्या हुआ है? डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, आपकी बेटी कोमा में चली गई। ये सुनते ही वरदान और वंशिका दोनों की आंखें फैल गई। वरदान ने अगले ही पल डॉक्टर की कॉलर पकड़कर उसे दीवार से लगाते हुए चिल्लाकर कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा? मेरी बेटी से बेहोश थी, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो इस अस्पताल में आग लगा दूंगा। बाकी के 3 डॉक्टर वरदान को उस डॉक्टर की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वरदान ने तो बहुत कसकर डॉक्टर की कॉलर पड़े हुए थे। वरदान की उम्र बेशक हो गई थी, लेकिन उसके अंदर जान अब भी पहले जैसे वरदान की थी। वो चाहता तो चारों डॉक्टर को अकेले ही देख लेता, लेकिन इस वक्त वरदान इमोशनली कमजोर था। आखिरकार वंशिका आगे आई और उसने वरदान की कलाई को पकड़कर कहा, राजावत साहब छोड़ दीजिए। वंशिका के कहने से वरदान ने डॉक्टर का कॉलर छोड़ दिया, लेकिन उसे पॉइंट करके कहा, मेरी बेटी कैसे कोमा में गई? मुझे सच सच बताओ, वरना अभी के अभी तुम्हें जान से मार दूंगा। वरदान ने यह बात इतनी गुस्से में कही कि तीनों डॉक्टर डर गए। उन तीनों डॉक्टर में से एक ने कहा, मिस्टर राजावत, आपकी बेटी को जहर देने की कोशिश की गई है। हमने आपकी बेटी को बचा तो लिया, लेकिन आपकी बेटी उस जहर को सरवाइव नहीं कर पाई, इस वजह से वह कोमा में चली गई। वरदान ने पास पड़ी एक टेबल को उठाया और जोर से पटक कर कहा, होश कब आएगा मेरी बेटी को? इस पर डॉक्टर ने कहा, कह नहीं सकते मिस्टर राजावत, आपकी बेटी की उम्र कम है और जहर काफी भारी मात्रा में दिया गया था। वंशिका तो जहाँ खड़ी थी वहीं बैठकर रोने लगी। वंशिका ने अपनी बेटी को लेकर क्या क्या सपने देखे थे, और दोनों ही बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ गया। शिवाय तो पहले ही मौत से लड़ रहा था और अब आर्या भी मौत की दहलीज पर बैठी हुई थी। वही राजवीर हीर को लेकर फार्म हाउस चला गया। राजवीर ने हीर को गोद में उठाया और फार्म हाउस में एंटर किया। राजवीर ने हीर को बेड पर लेटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। तभी कमरे में रामू काका आए। रामू काका को देखकर राजवीर ने कहा, रामू काका, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हीर यहाँ पर है और आपको हीर चाची की खूब खातिरदारी करनी है। जहर की वजह से यह बहुत कमजोर हो जाएगी, आपको इनकी सेहत का ख्याल रखना है। जब इन्हें होश आ जाएगा, सबसे पहले चाचू के बारे में पूछेगी, तब आप इनकी मुझसे बात करवा देना। इन्हें अकेला कहीं भी बाहर मत जाने देना। मैं यहाँ 2 बॉडीगार्ड अपॉइंट कर देता हूँ। हीर को ऐसे देखकर रामू काका की आंखों में भी आंसू आ गए। राजवीर ने रामू काका को भी संभालते हुए कहा, रामू काका, रोने का वक्त नहीं है। इस वक्त आपको मेरी मदद करनी है और आप मेरी मदद ऐसे ही कर सकते हैं। आपको हीर का ध्यान रखना होगा। चाची को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। जब चाची पूरी तरह ठीक हो जाएगी, तब मैं चाची को मेंशन ले जाऊंगा। तब तक आप किसी को मत बताना कि हीर यहाँ पर। रामू काका ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर फार्म हाउस से चला गया। राजवीर सीधा हॉस्पिटल गया, जहाँ हर्षवर्धन अभी शिवाय के पास ही बैठा था। राजवीर ने एक नजर हर्षवर्धन को देखा और मन ही मन कहा, चाचू, अभी आपको एक और झटका झेलना है, जिसे शायद आप झेल भी ना पाओ, लेकिन झेलना तो पड़ेगा। अब हम चुप नहीं बैठ सकते, उन लोगों को जवाब तो देना ही होगा, लेकिन पहले मैं ये पता कर लूं कि वह लोग मेंशन में आए कैसे। राजवीर फिर हर्षवर्धन के पास जाकर बोला, चाचू आप ठीक हैं? हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने कहा, चाचू चलिए कुछ खा लीजिए। लेकिन हर्षवर्धन बोला, नहीं राजवीर, जब तक मेरे शिवाय को होश नहीं आता मैं कुछ नहीं खाऊंगा। राजवीर ने हर्षवर्धन को कॉफी चाय पिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर्षवर्धन ने लेने से मना कर दिया। राजवीर ने पूछा, चाचू आप अकेले हैं? इस पर हर्षवर्धन ने कहा, नहीं, अभी शौर्य मेरे पास ही था, अभी गया है, कहकर गया कि राजावत साहब ने उसे एजेंट बुलाया है। राजवीर हर्षवर्धन को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसका जाना बहुत जरूरी था। राजवीर ने अपनी छानबीन करनी शुरू कर दी थी।
राजवीर ने एक बार फिर पंजों के बल बैठकर हर्षवर्धन के हाथों को पकड़कर कहा, चाचू आप प्लीज खुद को संभालिए, मुझे जाना होगा। हर्षवर्धन ने पलकें झपका दी और राजवीर वहां से जाने लगा। हर्षवर्धन ने कहा, राजवीर मैं जानता हूँ तुम क्या पता लगाने जा रहे हो। जल्द से जल्द पता लगाओ क्योंकि मैं अब आराम से नहीं बैठूंगा। शिवाय का तरीका अपनाऊंगा। सबको तड़पता हुआ अपनी आंखों के आगे देखना चाहता हूँ। राजवीर ने बिना पलटे कहा, ऐसा ही होगा चाचू। राजवीर वहां से चला गया और सीधा मेंशन आया। राजवीर रूही से नहीं मिला, बल्कि वह उस कमरे में गया जहां कैमरे का कंट्रोलिंग रूम था। राजवीर ने सारी सीसीटीवी फुटेज चेक कराए और उन्हें एक सीसी फुटेज में उसे रूही और दो बॉडीगार्ड की क्लिप मिली, जिसमें रूही दो बॉडीगार्ड को चुपचाप मेंशन के अंदर लेकर आ रही थी। वह नजारा देखकर राजवीर की आंखें खुली की खुली रह गई। राजवीर को यकीन नहीं हुआ कि यह सब रूही ने किया है, लेकिन रूही ने किया क्यों है? रूही को ऐसे देखकर राजवीर की बोएं तन गई और वह बहुत गुस्से में वहां से निकल गया। राजवीर सीधा अपने कमरे में आया जहां रूही बालकनी में खड़ी थी। राजवीर ने रूही को ऐसे देखा तो उसका गुस्सा दुगना हो गया। आखिर रूही की एक लापरवाही की वजह से पूरा रघुवंशी परिवार बिखर जो गया था। राजवीर गुस्से में रूही के पास गया और उसने रूही की बाजू पकड़कर कमरे में लेकर आया और फिर बिना कुछ पूछे रूही के गाल पर एक चांटा जल दिया। राजवीर ने चांटा इतनी जोर से मारा था कि रूही फर्श पर जा गिरी। रूही ने अपना एक हाथ अपने गाल पर रखा और राजवीर को देखा। राजवीर गुस्से में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। राजवीर फिर से झुका और उसने रूही के बालों को पकड़कर उठाते हुए कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? दिल नहीं है तुम्हारे सीने में? खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी वजह से आज शिवाय को गोली लग गई। तुम्हारी वजह से ही चाची ने जहर खाया। ये चाची की डेथ हो गई। तुम्हारी वजह से विराज के हाथ पर गोली लगी और पता नहीं तुम्हारी वजह से इस घर में क्या क्या हो गया। और तुम अब तक चुपचाप चुप्पी बांधे हुए बालकनी में ठंडी हवा खा रही हो। ये सुनते ही कि ये चाची की डेथ हो गई, रूही की आंखों में पानी आ गया। रूही कुछ बोली नहीं। राजवीर ने रूही के बाल छोड़ दिए और उसे झटकते हुए कहा, क्यों किया तुमने ये सब क्यों किया? लेकिन रूही कुछ नहीं बोली। ये चाची की डेथ हो गई, ये सुनकर ही रूही को सदमा लग गया था। रूही तो जहाँ खड़ी थी धड़ाम से वहीं बैठ गई। राजवीर भी पंजों की पल बैठकर रूही की आंखों में देखता हुआ बोला, अगर तुम्हारा नाटक खत्म हो गया हो तो मुझे बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया। रूही अभी कुछ नहीं बोली। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन राजवीर को उसकी चुप्पी और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। राजवीर ने रूही के चेहरे को एक हाथ से जोर से पकड़ा, उसे ऊपर की तरफ उठाते हुए कहा, रूही अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो सच कहता हूँ अभी के अभी तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी वजह से इस मेंशन में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। शादी वाले घर में मातम मनने लगा। चाचू वहाँ शिवाय का हाथ पकड़े बैठे हैं, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। अब तो मुझे सच सच बता दो वरना सच कहता हूँ एक और चाटा मेरा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। रूही बोलने की हालत में नहीं थी। उसकी आंखों से जर्जर आंसू बह रहे थे। उसे यकीन नहीं था कि हील की डेथ हो गई है। राजवीर अब भी गुस्से में रूही को देख रहा था, तो रूही ने अपने गले से थोड़ी सी आवाज निकाल कर कहा, मुझे अभय ने ब्लैकमेल किया था। रूही के मुंह से अभय का जिक्र सुनकर राजवीर को और ज्यादा गुस्सा आ गया। राजवीर ने रूही के बाजू पकड़कर उसे उठाया और लगभग सोफे पर धकेलते हुए कहा, सच सच बताओ क्या हुआ था। रूही ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और राजवीर को अपनी और अभय की सारी बातें बता दी। राजवीर ने जैसे ही सारी बातें सुनी उसने रूही की तरफ गुस्से से गुर्राते हुए कहा, अभय तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। चलो मानता हूँ मैं तो तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत